नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात की 116वीं कड़ी है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में उपस्थित जन समूह को भी संबोधित करेंगे। ओडिशा पर्व नई दिल्ली में ओडिया समाज फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। ओडिशा पर्व 2024 ओडिशा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हुए रंग बिरंगे सांस्कृतिक रूपों को प्रदर्शित करेगा और राज्य के जीवंत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लोकाचार को प्रदर्शित करेगा। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख पेशेवरों और जाने माने विशेषज्ञों के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सेमिनार या सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। राज्य में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सत्ता बरकरार रही, जहां एक और महायुति के तीनों प्रमुख दल शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। वहीं महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख दलों को भयंकर हार का सामना करना पड़ा। महायुति ने इस जनादेश को सुशासन पर जनता की मुहर बताते हुए राज्य को विकास को और तेज करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मनाया गया। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका दिल खोलकर अभिनंदन हुआ। पीएम ने शानदार नतीजों के लिए जनता का आभार जताया। पीएम ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद की विजय और परिवारवाद की पराजय बताया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। चुनाव में कांग्रेस के ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चल पाया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र ने एक है तो सेफ है का संदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं और जनता का भरोसा जीतने को दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत को पीएम मोदी की विकसित भारत 2047 योजना का समर्थन बताया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर नाराजगी जताते हुए कहा, ये परिणाम अस्वीकार्य हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली भारी कामयाबी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी। बैठक में नई सरकार के गठन की कवायदों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी और आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। झारखंड में झामुमो गठबंधन यानी इंडी गठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटें हासिल की।
अकेले झामुमो के खाते में 34 सीट गई। कांग्रेस ने 16 सीट, राजद ने 4, सीपीआई माले ने 2 सीट जीती हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी आरएलडी ने 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल कर अपना परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर बीजेपी दफ्तर के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान के 3रे संस्करण का सोमवार को नई दिल्ली में शुभारंभ करेंगे। नई चेतना पहल बदलाव की इस अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देना है। 23 दिसंबर 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया जाएगा। नई चेतना 3.0 के उद्देश्यों में लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हिंसा के खिलाफ समुदाय को आवाज उठाने और कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना और स्थानीय संस्थाओं को निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से इटली की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए इटली के फ्यूगी की यात्रा करेंगे, जहां भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्री यात्रा के दौरान रोम में MED मेडिटेरेनियन डायलॉग के 10वें संस्करण में भी भाग लेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर रोम में भारतीय दूतावास के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेपाल दौरे का आज आखिरी दिन है। ये यात्रा भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को पोखरा में एक पूर्व सैनिक रैली में भाग लिया, जिसमें उन्होंने वीर नारियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इसके साथ ही सेनाध्यक्ष ने नेपाली सेना के पश्चिमी डिवीजन मुख्यालय का भी दौरा किया और जनरल ऑफिसर कमांडिंग पश्चिमी डिवीजन नेपाली सेना की उपस्थिति में जानकारी दी। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे आज 3 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। शेरिंग तोब्गे कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और मंगलवार दोपहर को वापस स्वदेश रवाना होंगे। ओडिशा के डिप्टी सीएम प्रवती परिडा ने घोषणा की है कि सुभद्रा योजना के 3रे चरण में 80 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। 4थे चरण का लाभ दिसंबर में दिया जाएगा। सुभद्रा योजना के तहत 3रे चरण के धन हस्तांतरण पर उप मुख्यमंत्री प्रवती परिडा ने कहा कि शेष लाभार्थियों को दिसंबर में 4थे चरण में धन मिलेगा। आज सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान को हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। 1675 में आज ही के दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने लोगों से श्री गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं को अपनाने और उनके महान आदर्शों का अपने जीवन में अनुसरण करने को कहा। जम्मू कश्मीर के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विस्फोटकों की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नवेलिम ग्राउंड में सांकली युवा उत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है।
आनंद विहार में AQI 416, अलीपुर में 413, नेहरू नगर में 410, सोनिया विहार में 411, विवेक विहार में 409, जहांगीरपुरी में 408, बवाना में 406 और सबसे न्यूनतम लोधी रोड में 302 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी लगातार धुंध की परत देखने को मिल रही है। आज भी कई इलाकों में धुंध की चादर देखने को मिली। आगरा के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई दिखी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार क्षेत्र में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। IMD के अनुसार शहर में आज हल्का कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अटल टनल रोहतांग के पास भी ताजा बर्फबारी हुई है। उज्जैन में क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और विशक विजय कुमार महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। असम के पर्वतीय दिमा हसाओ जिले में रात करीब 11:05 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। भूकंप के केंद्र सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से जानमाल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने कहा कि पीएम मोदी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने को लेकर पीएम गति शक्ति योजना जैसे कई बड़े कदम उठा रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का बाजार बढ़ रहा है। सरकार का मानना है कि इसके मद्देनजर घरेलू खिलौना उद्योग के अर्थतंत्र के निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाले अदानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी जोगेश्विंदर सिंह ने समूह पर लगे फर्जीवाड़े के आरोपों को खारिज कर दिया। जोगेश्विंदर सिंह ने कहा कि अदानी समूह की 11 कंपनियों पर अमेरिका में कोई अभियोग नहीं है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के दौरान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 5.2% बढ़कर $73 अरब पर पहुंच गया है। बता दें कि आसियान भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है, जिसकी भारत के वैश्विक व्यापार में लगभग 11% हिस्सेदारी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $121 अरब था। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने इस सप्ताह फंड जुटाने के मामले में शानदार वापसी की है। भारत में स्टार्टअप फंडिंग में इस सप्ताह में 226% से अधिक का उछाल आया है।
स्टार्टअप फंडिंग में 226% से अधिक की वृद्धि के साथ इसमें कुल मिलाकर लगभग $596 मिलियन जुटाए गए। पिछले सप्ताह स्टार्टअप फंडिंग में कम से कम 24 भारतीय स्टार्टअप ने लगभग $182.62 मिलियन जुटाए थे, जिसमें 3 ग्रोथ स्टेज डील और 19 अर्ली स्टेज डील शामिल थी। देश में अधिकांश राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ भारतीय शेयर बाजार स्थिरता की ओर अग्रसर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वापस आने के साथ ही भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एआई और सेमीकंडक्टर जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को पिछले निवेशों और चीन+1 रणनीति जैसे नीतिगत बदलाव के कारण अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार उच्च अमेरिकी कॉरपोरेट कर कटौती की संभावना आईटी खर्च को बढ़ा सकती है, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों को लाभ होगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में ताजा झड़पों में 18 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य लोग घायल हो गए। सांप्रदायिक हिंसा के बाद पाकिस्तान की सरकार और स्थानीय पुलिस शांति बहाल करने की कोशिशों में जुटी हुई है। उत्तरी इराक के किरकुक प्रांत में एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट के 5 आतंकवादी मारे गए। इराक की सेना ने इस बात की पुष्टि की है। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान पर हुए इजरायली हवाई हमलों में 34 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने घोर प्रांत में 9 सीक्रेट ड्रग प्रोसेसिंग लैब को नष्ट कर दिया है। साथ ही इन लैब से मिली हजारों किलोग्राम अवैध ड्रग्स को आग के हवाले कर दिया गया। अजरबैजान के बाकू में COP29 जलवायु सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट खरीदे और बेचे जाने के लिए एक नए समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते का सभी देशों ने स्वागत किया है। इस नए समझौते से अरबों डॉलर जुटाए जा सकेंगे, जिसके जरिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जा सकेंगी। अजरबैजान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अमीर देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों की आर्थिक मदद करने का प्रस्ताव दिया है। COP29 में रखे गए प्रस्ताव के तहत विकसित देश अब विकासशील देशों की मदद के रूप में 2035 तक सालाना 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व नीति सलाहकार और वकील ब्रुक रोलिंस को कृषि विभाग का नेतृत्व करने के लिए सचिव के रूप में चुना है। रॉलिंस वर्तमान में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। वे ट्रंप की ट्रांजिशन टीम के साथ करीबी संबंध में हैं। राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान रॉलिंस ने ट्रंप का समर्थन किया था। एक शक्तिशाली चक्रवात बम और धीमी गति से बहने वाली वायुमंडलीय नदी ने इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर तबाही मचा दी। इस चक्रवात के कारण लाखों घरों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है और 2 लोगों की मौत हो गई। पेरू की राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे ने हाल ही में चाइना मीडिया ग्रुप के साथ एक विशेष साक्षात्कार किया। इस साक्षात्कार में उन्होंने पेरू की यात्रा के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार जताया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पेरू की राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट ने कहा कि उन्हें बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से वैश्वीकरण में विश्वास बढ़ाने की उम्मीद है। पर्थ टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर 250 रन से ज्यादा की बढ़त बना ली है। आज तीसरे दिन भारतीय टीम ने 172 रन से आगे खेलना शुरू किया। यशस्वी जायसवाल शतक लगाकर मैदान में डटे हुए हैं। पर्थ टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच 200 रन की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। पहली पारी में भारत 150 रन पर सिमट गया था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 104 रन पर ऑल आउट हो गई थी। क्रिकेट जगत के सबसे बड़े आयोजनों में से एक आईपीएल की मेगा नीलामी आज शनिवार को सऊदी अरब के जिद्दा में होगी। भारतीय खिलाड़ियों में से 48 कैप्ड हैं और बाकी अनकैप्ड पेशेवर हैं, जबकि 197 कैप्ड विदेशी और 12 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी दांव लगाएगी। आईपीएल की इस मेगा नीलामी में 10 फ्रेंचाइजी 2025 सत्र और उसके बाद के लिए सर्वश्रेष्ठ संभावित टीम की तलाश करेंगी। आईपीएल की नीलामी में 67 भारतीय और 210 विदेशी सहित 577 खिलाड़ी आगामी सत्र के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को उन खबरों को खारिज कर दिया कि उसके अधिकारी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अनिश्चितता को दूर करने के लिए 26 नवंबर को आईसीसी और बीसीसीआई के अपने समकक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे। बीसीसीआई की ओर से टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने में असमर्थता जताने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम की घोषणा में देर हो रही है। जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 26 नवंबर से ओमान के मस्कट में शुरू होगा। मौजूदा चैंपियन भारत आमिर अली की कप्तानी में टूर्नामेंट खेलेगी। इस वर्ष टूर्नामेंट में 10 टीमों को 2 पूल में बांटा गया है। पूल ए में भारतीय टीम के साथ कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और थाईलैंड की टीम है, जबकि पूल बी में पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, ओमान और चीन की टीम शामिल हैं। भारतीय टीम 27 नवंबर को थाईलैंड के साथ पहला मुकाबला खेलेगी। भारत 28 नवंबर को जापान, 30 नवंबर को चीनी ताइपे और 1 दिसंबर को कोरिया के साथ मैच खेलेगा। अल्बानिया में 20 से 23 नवंबर तक आयोजित विश्व सैन्य खेलों में भारत की रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इफ्फी 2024 के मंच पर ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जलवा जारी है। 2024 में तेलुगु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हनुमान की इफ्फी में स्क्रीनिंग हुई। फिल्म इंडस्ट्री की मुखर अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पति फहाद अहमद को मुंबई के अणुशक्ति नगर से हारने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी को लेकर भड़ास निकाली है। संगीतकार एआर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो के तलाक की घोषणा के बाद से दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने वालों को रहमान ने कानूनी नोटिस भेजा है। एवरग्रीन अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट शेयर की है, जिसमें प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं। अभिनेत्री शर्वरी वाघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत पहल की सराहना की है। मुंजिया अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील की है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।